ગાલિબનો એક શેર મને યાદ આવે છે, દર્દ દિલ है तो दवा कीजिए, दर्द दिल है तो दवा कीजिए, दिल ही दर्द है तो क्या कीजिए। એટલે ગાલિબે જેને લાઈલાજ બીમારી કીધી, we have an expert today, so I request Dr. Anand Ahuja to have a talk on this topic. We have another speaker, Dr. Darshak Shah. He is a gastroenterologist full time with Rhythm Heart Hospital. And the first Dr. Anand will speak and then Dr. Darshak Shah. Anand sir, please. Good evening everyone. जब भी आपके एसोसिएशन के साथ में बात करने का जब मौका मिलता है, रियली ऑलवेज एक्साइटेड। एक चीज तो ये कि कन्वेंशनल जैसा रूटीन में होता है ना, वैसा नहीं होता है। दिस मोर ऑफ पर्सनल एंड सोशल इंटरेक्शन एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। और स्पेशली कोविड के बाद में तो ऐसा हो गया ना कि पीपल हैव जस्ट बिकम विंडोज इन जूम, सो दैट रियल person to person connect जो है, I really crave for that and I really find it very exciting when I get to see so many people together, not on Zoom but in real life. एक कंफ्यूजन मुझे ये था कि ये अपना बहुत मिक्स ग्रुप है ना, लाइक जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड स्पेशलिस्ट, उसमें भी ऑर्थो एंड गायनेक एंड फिजिशियन एवरीथिंग। सो ऐसा कौन सा टॉपिक हो सकता है जो सबके लिए रेलेवेंट हो? अगर मैं मेडिसिन की हाइपरटेंशन डायबिटीज की बात करूंगा तो ऑर्थो वाले बोलेंगे मैं क्यों सुनूं। तो कंफ्यूजन ये था कि मैं कहानी किसकी सुनाऊं। सो मैंने सोचा कि हम कुछ कहानियां सुनेंगे। दिस वर्क्स। या सो आई जस्ट स्टार्ट विद अ स्टोरी। सी बहुत बेसिक चीज है। अगर एक अनीमिया का पेशेंट फॉर एग्जांपल जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, उसको अगर एक कॉज पता है कि आयरन डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, तो सबको आयरन देगा बिना कुछ और देखे, और 100 में से 90% लोग ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि कॉमनेस्ट वही है। वही अगर फिजिशियन के पास जाएगा तो वो सोचेगा हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। सो यू ट्राई टू सेग्रीगेट, डू सम मोर स्टडी एंड ट्राई एंड ट्रीट दैट। वही अगर हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो सोचेगा कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया में साइटोप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, थैलेसीमिया भी हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, और आगे जाओ। सो आप जितना डिटेल में जाओगे ना, उसका कंफ्यूजन और बढ़ता है। गुजराती में कहेवत है ना, जाणियानु छे। जो जनरल प्रैक्टिस कर रहा है वो सबसे सुखी आदमी है, उसको एक ही कॉज पता है, और 90% लोग ठीक भी हो रहे हैं। ठीक है, रिफर बाकी के पास। सी नो आई डोंट इंटेंड टू कॉज एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, सो प्लीज डू नॉट टेक दिस, जस्ट टेक इट एज अ लाइट वे। आई एम ओनली गोइंग टू टॉक स्टोरीज अबाउट दिस। सो जितना डिटेल में जाते हैं ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट अ कपल ऑफ स्टोरीज। आई एम सिर्फ गोइंग टू टॉक स्टोरीज, नथिंग एल्स। सपोज आप यहाँ से इंदौर जाने के लिए निकलते हो, हाईवे से, अपने हलोल वाले रोड से निकलते हो कार से। जैसे ही आप बड़ौदा क्रॉस करोगे, हाईवे पे जाओगे, तो पहले आपको हलोल का माइलस्टोन दिखेगा, 40 किलोमीटर पे हलोल। हलोल पहुंचे तो आपको 80 किलोमीटर पे गोधरा का भी दिखेगा। गोधरा क्रॉस करोगे तो और 70-75 किलोमीटर पे दाहोद का आपको माइलस्टोन दिखेगा, दाहोद 75। दाहोद क्रॉस करोगे तो नेक्स्ट बड़ा सिटी अगर इंदौर है, यू विल सी एन माइलस्टोन की इंदौर 150 किलोमीटर। क्या आप इस माइलस्टोन को पकड़ के रख सकते हो कि हम तो इंदौर पहुंच गए, क्योंकि लिखा है इंदौर? ये माइलस्टोन है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। ये आपको डायरेक्शन दे रहा है या इंडिकेट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कितना दूरी पर है, और इस डायरेक्शन में अगर इस जर्नी आप और आगे जर्नी करोगे तो आप इंदौर पहुंचेंगे। अनफॉर्चुनेटली, फॉरगेट अबाउट मेडिकल साइंस, हम लाइफ में भी ये कर रहे हैं कि एंड डेस्टिनेशन के बदले में माइलस्टोन को डेस्टिनेशन पकड़ के बैठ जाते हैं। एंड प्लीज ट्राई एंड थिंक अ लिटिल मोर डिटेल्स how it applies to our medical practice. That is what I'm going to talk about. So the story is about milestones. Milestones are, they are indicators, they are guides, they are not destinations. Mike is what? आवाज आ रही है पीछे तक? तो ठीक है, फिर चलेगा। निगम I'm going to talk to you about 2-3 stories. एक हाइपरटेंशन की स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट।
तो कहानी है एक हाइपरटेंशन की, एक कहानी है छोटी सी डायबिटीज की, और एक कहानी सुनाता हूँ कोलेस्ट्रॉल की। अब जरा स्टार्ट करिए। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं। There were the Allied forces and the Axis. The Allied forces ultimately won the World War. Who were the three great leaders of the Allied forces? UK से Churchill थे, Russia से Stalin, and US से Roosevelt. Do you know how these three people died? All these three people died from complications of hypertension, brain hemorrhage, stroke, etc. और इन सबके प्राइवेट फिजिशियंस रोज उनका ब्लड प्रेशर चेक करते थे, लिखते थे 180, 100, 200, 100, एंड दे वर नॉट ट्रीटिंग देम बिकॉज उस वक्त कंसेप्ट नहीं था। सो ऑल दीज थ्री पीपल डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, सर पॉल डडली व्हाइट, he said in a statement that hypertension is a compensatory mechanism to maintain perfusion in various organs and it should not be tampered with. उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक आर्टिकल छापा जिसका टाइटल था, सब टाइटल था, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद हाइपरटेंशन इज इन इट्स डिस्कवरी बिकॉज देन सम फूल विल ट्राई टू ट्रीट इट। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का फाउंडिंग प्रेसिडेंट सर पॉल डडली व्हाइट। वी हैव कम अ वेरी वेरी लॉन्ग वे फ्रॉम दैट स्टेटमेंट टू व्हाट वी आर डूइंग टुडे। सो that is my first hypertension story I want to talk about. These are the three great leaders who died unfortunately despite, and when he died, you know, when Roosevelt died, the news was he died all of a sudden death, sudden unexpected death. It is not unexpected, आप ट्रीट ही नहीं कर रहे थे भाई, 200 बीपी का ट्रीट नहीं हो रहा था। And then see, Sir Paul Dudley White, hypertension may be an important compensatory mechanism which should not be tampered with even when it is certain that we could control it. That was the one thing. And he says in British Medical Journal, the greatest danger to man with high blood pressure lies in its discovery, because then some fool is certain to try and reduce it. So इस बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक स्पाई की कहानी। बहुत साल पहले, once upon a time in one of the kingdoms there was a राजा, और राजा का दरबार लगा था। और एक दिन दरबार में जो एक मिनिस्टर होता है वो एक खबर लाता है कि महाराज अपने दरबार, अपने किंगडम के बॉर्डर पर दुश्मन देश के कुछ स्पाइस, कुछ जासूस पाए गए। तो राजा बोलता है 2-4 जासूस अपने किंगडम में अगर आ भी गए तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ही इग्नोर्ड दैट, एंड व्हाट हैपेंड, आफ्टर सम टाइम दैट एनिमी किंगडम अटैक और बहुत बैटल हुआ, इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कुछ साल निकल गए, इस राजा का बेटा अब राजा बनता है, नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे एक दिन दरबार में बैठा होता है, एक दिन उनका एक मिनिस्टर आता है और बोलता है कि महाराज अपने किंगडम के बॉर्डर पर दुश्मन देश के कुछ जासूस वापस मिले। अब वो सोचता है कि मेरे फादर के टाइम पे भी ऐसी खबर आई थी, उन्होंने इग्नोर किया था और हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ था, मैं ये गलती नहीं करूंगा। आई विल नॉट रिपीट द मिस्टेक विच माई फादर डिड। सो ही ऑर्डर्स कि उन 4 जासूसों को पकड़ लो। वो लोग पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और फिर राजा सोचता है कि आप कोई बात नहीं, अब हम सेफ हैं। कुछ दिनों के बाद वापस वो एनिमी किंगडम अटैक करता है, वापस लड़ाई होती है, ये लोग फिर हारते हैं। ऑफ कोर्स नुकसान थोड़ा सा कम होता है क्योंकि अंदर की खबर नहीं जा पाती है। कुछ सालों बाद इसका बेटा राजा बनता है। मैं कहानियां सुनने वाला हूं। सो इसका बेटा राजा बनता है और ये सोचता है, वो ऐसे एक दिन दरबार में बैठा है, फिर एक दिन कोई एक मिनिस्टर खबर लाता है कि महाराज अपने किंगडम के बॉर्डर्स पर एनिमी किंगडम के कुछ जासूस फिर से मिले हैं। अब ये सोचता है मेरे दादा ने तो पूरा इग्नोर किया था, बहुत भारी नुकसान हुआ था। मेरे पापा ने उन स्पाइस को बंदी बना लिया, नुकसान तो फिर भी हुआ। मैं दादा जैसे भी कुछ काम नहीं करूंगा, मैं अपने फादर जैसा भी कुछ नहीं काम करूंगा। मैं उन स्पाइस पाए गए, इसका मतलब कि एनिमी किंगडम वांट्स टू अटैक अस। अब वो अटैक करे, मैं उसकी राह नहीं देखूंगा,
मैं जाके अटैक करूंगा, तो इसमें सबसे ज्यादा इसको फायदा होगा। दिस इज अ लर्निंग स्टोरी फॉर अवर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हाइपरटेंशन को इग्नोर कर रहे थे, ये सोच के कि एज के साथ साथ जैसे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हाई बीपी जरूरी है। इनफैक्ट सम पीपल यूज्ड टू से कि जितनी एज है उसके ऊपर 100 ऐड करो, उतना ब्लड प्रेशर तो चाहिए। सो 70 साल का आदमी है तो 170 होना चाहिए, 50 साल का है तो 150 होना चाहिए, एंड स्टिल सम पीपल बिलीव दैट। उसके बाद में कंसेप्ट आए कि नहीं भाई, इलाज करना चाहिए, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेना शुरू किया। बहुत इनिशियल ड्रग्स आई और देन काफी कुछ हद तक स्ट्रोक और दूसरे हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस कम हुए, लेकिन पूरा रिस्क एलिमिनेट नहीं हुआ। उसके बाद और रिसर्च हुआ और पता चला कि हाइपरटेंशन में भी फर्स्ट लाइन थेरेपी और सेकेंड लाइन थेरेपी आई है। फर्स्ट लाइन थेरेपी वो जो सिर्फ हाइपरटेंशन को नहीं क्योर करती, लेकिन हाइपरटेंशन के रिलेटेड जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है उसको भी कम करती है। एंड देयरफॉर सी, हम ब्लड प्रेशर का इलाज क्यों करते हैं? सिर्फ कॉस्मेटिकली उस फिगर को नीचे लाने के लिए नहीं, बट इसलिए कि उसको फ्यूचर में हार्ट डिजीज ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, टारगेट ऑर्गन डैमेज ना हो। और हमने ऐसा भी देखा कि कुछ ड्रग्स ये रिस्क कम करते हैं, कुछ ड्रग्स ये रिस्क कम नहीं करते। सो वी शुड ओनली यूज दोज ड्रग्स व्हिच नॉट ओनली रिड्यूस बीपी बट ऑल्सो रिड्यूस दिस कार्डियोवास्कुलर रिस्क। सो ये हम आ गए ग्रैंडसन के स्टेज पे। अब और एक जनरेशन आगे, एक होप 3 ट्रायल आया था रिसेंटली। उस होप 3 ट्रायल में ऐसा देखा गया था कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को जितना फायदा बीपी की मेडिसिन से होता है, उससे ज्यादा बेनिफिट स्टैटिन्स देने से होता है। जितना रिस्क रिडक्शन, कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी से होता है, उससे ज्यादा रिस्क रिडक्शन स्टैटिन से होते हैं, which is unexpected. So basically we are trying to understand that hypertension is not a cause, but hypertension is a surrogate marker. Raised blood pressure is one of the many effects of vascular damage, inflammation, oxidative stress, which increases atherosclerotic risk. उसके एक जनरेशन आगे जाएंगे तो हम एक स्टेज पर ऐसे भी पहुंच पाएंगे, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट हम पेशेंट्स की वास्कुलर एज डिटरमाइन करेंगे, एंड वी विल एबल पीपल टू हैव a disease called hypertension even when their blood pressure will be in the normal range. Even with normal BP, we might come across एक दिन ऐसा आएगा, maybe 5 साल 10 साल, where we will be able to diagnose people and label people to have hypertension with normal BP also, just because their vascular age is high, just because we are able to diagnose कि इनको vascular stiffening है, inflammation है, oxidative stress है। और जब वो स्टेज पर हम पहुंच पाएंगे तब हम मैक्सिमम रिस्क रिडक्शन दे पाएंगे। सो दैट इज द स्टेज व्हेन वी वांट टू अचीव। वी डोंट वांट द स्पाइस टू कम, लेट द एनीमिया अटैक एंड देन विल फाइट। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड हम स्पाइस भेजें, हम अर्ली डिटेक्शन करें कि कौन नुकसान करने के लिए कोशिश कर रहा है अपने किंगडम में, and instead of waiting for that person to attack us, instead of waiting for blood pressure to rise and then start antihypertensive therapy, we will be able to attack before even that stage comes. So even with 120/80, we might come across a stage when we might be able to start some therapy. I'm not necessarily meaning medicines, but we might be able to get some gene therapy, for example, which might be able to reduce our vascular aging and हम अपना age lifespan बढ़ा सकते हैं। In fact, it has been proven that a normal man, God has designed our body to last 130 years. That is an ideal life course. अगर सारी चीजें परफेक्ट चलती हैं तो ideal is obviously ideal, it is not practical. So practical lifespan, अभी आप they have said, people say na 50 is the new 30, 70 is the new 50. That is true. Up to 50 years we consider young age, 50 to 70 middle age, and only after 70 we call people to have old age. Why? Because with advancement our things have improved. So early vascular aging से आदमी जल्दी बूढ़ा भी हो जाता है। Chronologically उसकी उम्र 40 साल हो सकती है, लेकिन biologically it could be 60 years old also. We should be able to understand, detect and treat this. So this was the hypertension story. अब एक डायबिटीज की स्टोरी सुनाता हूँ। डायबिटीज इज नोन टू मैन फॉर द लास्ट 2000 years, बहुत सालों से मिलेनिया से पता है हमें, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अभी 1912 में बैंटिंग एंड बेस्ट ने जब इंसुलिन डिस्कवर किया तब मिला। तो पिछले 2000 साल में हम डायबिटीज को कैसे ट्रीट कर रहे थे पता है? पता तो था ना कि डायबिटीज जैसी कोई चीज होती है,
The only treatment which was being done was low carbohydrate diet. Because और कुछ था ही नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ट्रीटमेंट का. लेकिन जब इंसुलिन बना तो लोगों को इतना अच्छा लगा कि अब हम मीठा खा पाएंगे. और जब लोगों ने इंसुलिन लेने के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना शुरू किया, तब पेशेंट्स को टारगेट ऑर्गन डैमेज होना शुरू हुआ. इसके पहले भी कॉम्प्लिकेशंस होते थे, लेकिन टारगेट ऑर्गन डैमेजेस इतने नहीं होते थे, वैस्कुलर डैमेज इतने नहीं होते थे जो हाइपर इंसुलिनीमिया से हो रहा है. So actually cardiovascular complications and target organ damage actually worsened after we discovered a treatment for diabetes. Isn't that paradoxical? Why? Because हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कुछ गलती कर रहे हैं. क्या गलती कर रहे हैं? I'm not a diabetes expert. Dr. Hussain is. So please pardon if I talk something which does not make sense according to this thing. So this is the impact of insulin discovery, that we have increased our cardiovascular complications and target organ damage after discovery of insulin, जो पहले नहीं होता था. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंस, ये स्टैटिस्टिक्स है प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी अमेरिका में. 1960s में 10% लोग ओबीस थे, 70s में 12%, 80s में 12.7, जो सडनली जंप होता है 1980 के बाद 20%, फिर 27, 28 और अभी फिलहाल 32% चल रहा है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अगले 10 साल में ये 50% जा सकता है. सो कैन यू सी दैट देयर इज वन सिंगल पॉइंट हियर एट 1980 जहां से प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज इज इंक्रीजिंग सडनली, सॉरी ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग दिस पर्टिकुलर फेज. आप देख रहे हो यहां पर ऐसा क्या हुआ होगा, आप सोचो, कुछ सोच सकते हो? वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर ऑल गोइंग टू लाफ. नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स वाज पब्लिश्ड 1980 में. अमेरिकन्स ने डाइटरी गाइडलाइंस पब्लिश किए, जिसके बाद ओबेसिटी देखो कहां से कहां पहुंच गई. ऐसा तो क्या ज्ञान दिया उन्होंने कि सारे मोटे होते जा रहे हैं, और जब पता चला तो रोको उसे. कुछ तो किया होगा ना गलत उन्होंने, कुछ नहीं, भयंकर गलत किया होगा. क्या गलत किया आप सोच सकते हो? कैन यू थिंक? दे पुट ऑल द ब्लेम फॉर ओबेसिटी, फॉर डायबिटीज, फॉर हाइपरटेंशन, फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऑन फैट, and they said that sugar consumption is okay. Many of the people behind these guidelines were sponsored by Coke. There is, I'm saying the devil lies in the detail. मैं छोटी यही सिर्फ बातें करने आया हूं, सिर्फ कहानियां सुनाऊंगा. So National Dietary Guidelines for Americans was published to improve the health of Americans, and this is what उन्होंने किया. Interesting. अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं दूसरी. अगर समझो मैं आपको बोलता हूं कि कल मैं आपके घर आ रहा हूं, आप सबसे पहले, या अभी बोलता हूं कि मैं अभी आ रहा हूं आपके साथ, तब घर पे फोन करके क्या बताओगे? ड्राइंग रूम थोड़ा ठीक ठाक कर दो, जो भी कुछ कचरा यहाँ वहां पड़ा है, मैगजीन्स, पुराने न्यूज़पेपर सोफे के नीचे डाल दो, अलमारी में डाल दो, पीछे के रूम में डाल दो, मालिये पे चढ़ा दो, थोड़ा ठीक ठाक अच्छा लगे रूम. मैं आया आपके घर, अच्छा साफ सुथरा ड्राइंग रूम मिलेगा, मैं चला जाऊंगा. दूसरे दिन फिर आपके पास कोई गेस्ट आएगा, फिर आप वही काम करोगे. अगर 1 महीने तक रोज आपके पास गेस्ट आएंगे तो क्या होगा पता है? आपकी अलमारी में जगह नहीं रहेगी, सोफा पूरा भर चुका होगा नीचे, और फिर 31वें दिन अगर कोई बोले आने दो, ऐसे ही बैठने दो. यस, दिस इज व्हाट हैपेंस टू डायबिटीज. दिस इज क्रॉनिक ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो आपके खून में शुगर की लेवल बढ़ जाती है, एंड द ब्रेन ऑर्डर्स पैनक्रियास कि भाई ठीक करो इसका, तुम्हारा काम है, ये सफाई का काम तुम्हारा है. तो वो सुबह सुबह निकल पड़ता है, गाड़ी आया वाला आया, कचरा निकाला, तो वो इंसुलिन बनाता है, और वो जबरदस्ती से पुश करता है सारे ग्लूकोज को सेल्स के अंदर. अब सेल्स कितना ग्लूकोज यूटिलाइज करेंगे? आपकी एक्टिविटी के लेवल के हिसाब से. अगर आप ज्यादा फिजिकली एक्टिव हैं तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे, कम एक्टिव है तो कंज्यूम करेंगे, और बाकी का जो है वो फैट के फॉर्म में स्टोर कर देंगे. लेकिन फिर भी उसकी एक कैपेसिटी है.
उस कैपेसिटी के बाद भी अगर कंटिन्यूअसली आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते जाओगे, ब्रेन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते करते इंसुलिन का लेवल बढ़ाता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल बोलेगा नहीं चाहिए, और चाहे जितना इंसुलिन बना लो, अब एंट्री नहीं मिलेगी, नो एंट्री, क्योंकि नो वैकेंसी, जगह नहीं अंदर। एंड दैट इज व्हेन ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ती जाती है, और हम बोलते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो क्या इसमें इंसुलिन का दोष है? जगह नहीं है अंदर ना। आप सालों से अगर आप राइस खा रहे हो, ऑल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हो, लेकिन उतना बर्न नहीं कर रहे हो। रिमेंबर वन थिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग कार्बोहाइड्रेट्स, नो फूड इज बैड। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली इंस्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रॉकेट फ्यूल है। लेकिन हम चला क्या रहे? बैलगाड़ी। रॉकेट फ्यूल डालोगे तो क्या होगा, राइट? सो द प्रॉब्लम इज नॉट द फ्यूल, द प्रॉब्लम इज द गाड़ी। जैसी गाड़ी है वैसा ही आपको अप्रोप्रिएट फ्यूल डालना चाहिए। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो, या कम एक्टिव है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी कम कंज्यूम करना चाहिए, आपको जरूरत नहीं है उसकी। और जब ऐसा नहीं होगा तो होपफुली द बॉडी विल नॉट नीड द इंक्रीज लेवल्स ऑफ इंसुलिन टू फोर्सफुली पुश इनसाइड, और तब सेल्स के अंदर भी शुगर लेवल्स ठीक रहेंगे, ब्लड के अंदर भी शुगर लेवल्स ठीक रहेंगे। सो दिस इज व्हाट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायबिटीज। I don't want to talk about the other pathophysiologically because मुझे तो सिर्फ कहानियां सुनानी। So, sugar control is not just enough. Elevated insulin level should also be brought down. आप हार्ट फेलियर जानते हो ना, रिड्यूस्ड रिजेक्शन फ्रैक्शन, प्रिजर्व्ड रिजेक्शन फ्रैक्शन, अब दो तरह के हैं। सो पहला वाला होता है जिसमें हार्ट का इजेक्शन पंपिंग फंक्शन ही कम हो जाता है। दूसरा वो है कि जिसमें पंपिंग तो मेंटेन रहता है लेकिन ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अ हायर फिलिंग प्रेशर्स, मतलब जोर जबरदस्ती से हार्ट खून निकाल के मेंटेन कर रहा है ब्लड सर्कुलेशन, उसको ज्यादा जोर करना पड़ रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब डायबिटीज में जो फुल ब्लोन डायबिटीज है उसमें तो शुगर की लेवल हाई है, लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, शुगर इज मेंटेन्ड इन द नॉर्मल रेंज बट एट द कॉस्ट ऑफ हायर इंसुलिन लेवल्स, मतलब उसको बहुत फोर्स करना पड़ता है। आप जबरदस्ती से रूम साफ करवा रहे हो, तो अपना पर्पस ये होना चाहिए कि हम कचरा ही कम पैदा करें या कचरा ही कम अंदर जमा करें रूम में, ताकि कोई गेस्ट आए तो उसके लिए स्पेशली ऐसा कुछ करना ना पड़े। सेम चीज कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करिए। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, थेराप्यूटिक कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन इज अ कंसेप्ट विच विल हेल्प नॉट ओनली ट्रीट द पेशेंट्स ब्लड शुगर, बिकॉज अगेन हमें कॉस्मेटिकली ब्लड शुगर नहीं कम करना है, लेकिन उसके टारगेट ऑर्गन डैमेज कंट्रोल करना है एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम करना है, और वो अगर अचीव करना है तो कचरा भरना पड़ेगा जल्दी से, तो वो गाड़ी वाले के अंदर ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और इसका एक बेसिक चीज है, हाउ वी यूज्ड टू कंसीडर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको 100 लीटर पेट्रोल जलाना है, कंज्यूम करना है, खत्म करना है, और मैं आपको ऑप्शन देता हूं, एक 1000 सीसी की कार लो या तो एक 2000 सीसी की कार लो, आप कौन सी प्रेफर करोगे? 2000 की। क्यों? क्योंकि उसका कंजम्पशन ज्यादा होगा। अपने बॉडी में जो मसल्स है वो अपने बॉडी का इंजन है, और जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है, वही अपना शुगर है। आपको ये खत्म करना है। अपने बॉडी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ये फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, लेकिन हमें एवरेज खराब करना है। तो एवरेज खराब करने के लिए हायर सीसी वाले इंजन की गाड़ी बनानी है। तो अगर आप मसल बिल्ड करोगे तो जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तब भी रेस्टिंग कंडीशन में भी वो ज्यादा शुगर खाता रहेगा। तो बिना एक्सरसाइज किए भी आप शुगर का कंजम्पशन ज्यादा करोगे कंपेयर टू समवन जिसका इंजन इतना पावरफुल नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो वॉकिंग करने से नहीं होता। कन्वेंशनली सब जगह बुक्स में लिखा है डायबिटीज हुआ है आधा घंटा चलने जाओ, ओके चलो, बट दैट इज नॉट इनफ। 3 दिन चलो, 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराओ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो जिस दिन एक्सरसाइज नहीं भी करेगा आदमी, उस दिन भी वो कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा, कैलोरीज को ज्यादा कंज्यूम करेगा, एंड ही विल बेनिफिट इवन व्हेन ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग। कार्डियो में ऐसा होता है, जितने टाइम तक आप 30 मिनट चलते हो तो 30 मिनट तक आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो 24 घंटे आप कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करते हो। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करिएगा। यस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पुशअप्स आते हैं, स्क्वाट्स आते हैं, डंबल्स आते हैं। लेडीज को हम रिकमेंड करते हैं रेजिस्टेंस बैंड मिलता है, वो 300-400 रुपए का स्पोर्ट्स के शॉप में मिलेगा, दैट इज गुड। स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, जो भी वेट जिस पर आए हो। एक्चुअली बॉडी को 3 तरह की एक्सरसाइज चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी,
स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। सो 3 दिन आप स्टैमिना के लिए वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग कुछ कराओ 30-40 मिनट्स, और बाकी के 3 दिन 15 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड 15 मिनट स्ट्रेचिंग या योगा, जिसमें जॉइंट इंजरीज और वो प्रॉब्लम्स ना हो। स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग विल आल्सो हैव इट्स बेनिफिट्स। बॉडी को तीनों चीजें चाहिए, सिर्फ एक सफिशिएंट नहीं है। सो एक कहानी सुनाई आपको डायबिटीज की, अब एक कहानी सुनाता हूं कोलेस्ट्रॉल की। ये ट्रेडिशनली सब जगह बोलते हैं कि LDL कोलेस्ट्रॉल इज द वर्स्ट कोलेस्ट्रॉल, इज द मोस्ट एथ्रोजेनिक कोलेस्ट्रॉल। जितना ज्यादा होगा उतना कार्डियोवास्कुलर रिस्क ज्यादा है, लोअर द बेटर, जितना कम कर सको तो अच्छा है। तो कहने का मतलब कि ट्रायल्स ने ये सब जगह प्रूव किया है कि LDL कोलेस्ट्रॉल नंबर 1 विलन है बॉडी में, जो सिर्फ रिस्क ही बढ़ा रहा है। अगर वो इतना बुरा है तो ऊपर वाले ने दिया क्यों बॉडी में? उसका कुछ पर्पस है? डज इट सर्व एनी पर्पस, या बस लोगों को मारने का एक जरिया बना के रखा? 80% of people die from a blood clot, either in the heart or in the brain. And how to die? This is a kind of a death signal? No, it is not. Why does the body even produce LDL if it is so bad? If it damages every organ that it affects, अगर ब्रेन की आर्टरीज में फंसा तो स्ट्रोक करेगा, हार्ट की आर्टरीज में फंसा तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन करेगा, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज करेगा, ओबेसिटी करेगा, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस करेगा, तो एलडीएल बनता क्यों है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय द लिवर टू कैरी कोलेस्ट्रॉल टू वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड, आइदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स और वेरेवर द बॉडी नीड्स। सो अगर मैं बात करता हूं कि ये ब्लड वेसल्स में ब्रेन में या तो हार्ट के आर्टरीज में जाके फंसता है, तो ब्रेन में वो कोलेस्ट्रॉल लेके जाता ही क्यों है? वो कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। और जब तक आप वो एड्रेस नहीं करोगे, सिर्फ स्टैटिन्स दे दे के कोलेस्ट्रॉल कम करोगे, तो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है। आप वो माइलस्टोन पकड़ के चल रहे हो। वो कोलेस्ट्रॉल वहां इसलिए डिपॉजिट हो रहा है बिकॉज ऑफ शियर स्ट्रेस, वास्कुलर स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मेजॉरिटी हार्ट अटैक्स एलएडी आर्टरी में होते हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती है, सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस उस आर्टरी में होता है, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग्स वहां होती है। तो आर्टरीज का जो ब्लड का जो लैमिनर फ्लो होता है वो जगह जगह पर डिसरप्ट होता है ब्रांचिंग पॉइंट्स पे, और जहां वो डिसरप्ट होता है वहां पर वेलोसिटी बढ़ के आर्टरी की एंडोथेलियम पे जोर जोर से वो ब्लड हिट करता है, वहां डैमेज करता है, और उस आर्टरी की वॉल को डैमेज ना हो इसलिए उस आर्टरी की वॉल को कंसोलिडेट करने के लिए लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल उधर भेज रहा है ताकि उस आर्टरी की वॉल स्ट्रांग हो, वो फटे नहीं। तो अपना टारगेट अगर आप ये समझते हो तो आपका टारगेट सिर्फ वो कोलेस्ट्रॉल कम करना होना चाहिए या वास्कुलर स्ट्रेस कम करना होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एलडीएल को टारगेट कर रहे हैं। वास्कुलर ऑफ कोर्स इट विल रिड्यूस रिस्क बट इट विल नॉट एलिमिनेट रिस्क। स्टैटिन्स 30% 35% रिस्क कम करते हैं, तो इसका मतलब 65% रिस्क अभी भी रहता है। It means we are not addressing the root cause. Unless we address that root cause, we will not, हमें 70%, 80% वैसा सक्सेस नहीं मिलेगा। 100 में से 30% लोग ठीक हो रहे हैं, अच्छी बातें हो रहे हैं, लेकिन 70% नहीं हो रहे। आपके बहुत सारे आपके पास पेशेंट्स होंगे जो आपके पास रेगुलरली बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते होंगे, और फिर उसके बावजूद किसी दिन उनको हार्ट अटैक आता होगा या स्ट्रोक आता होगा, और उसके रिलेटिव्स आपके पास आके पूछेंगे कि भाई मैं तो दवा रोज खाता था, मुझे क्यों हुआ? और हमारे पास आंसर नहीं होता। और हम क्या बोलते हैं? वी रिड्यूस द रिस्क, वी डू नॉट एलिमिनेट द रिस्क। हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, बट द रूट रीजन इज द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। आप डिटेल में सोचो, आप देखो कि ये गाइडलाइन ऐसी क्यों है। सो अगेन स्टैटिन्स की अगर मैं बात करूं, जो भी आप स्टैटिन होता है ना, रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, जो सबसे लोएस्ट डोज होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। फॉर एग्जाम्पल रोजुवास्टैटिन 10 मिलीग्राम 47% एलडीएल कम करता है। एटोरवास्टैटिन 10 मिलीग्राम 35-36% एलडीएल कम करता है। एंड देयर इज अ रूल ऑफ 6। इट मींस कि आफ्टर द लोएस्ट डोज, हर बार जब आप स्टैटिन का डोज बढ़ाते हो, डबल करते हो, तो देयर इज फर्दर इंक्रीमेंटल एलडीएल रिडक्शन बाय ओनली 6%। मींस 10 mg का 20 mg करा तो 47% से सिर्फ 53% आपने कम किया, 20 का 40 किया तो और 6% कम हुआ। दैट मीन्स कि मैक्सिमम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन अकर्स एट द लोएस्ट डोज, और फिर डोज बढ़ाने से बहुत ज्यादा एलडीएल कम नहीं होता है, थोड़ा सा ही कम होता है। लेकिन ट्रायल्स में यह भी प्रूव हुआ है कि मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन अकर्स एट द हाईएस्ट डोज ऑफ स्टैटिन्स। तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है लोएस्ट डोज से, और सबसे ज्यादा रिस्क कम हो रहा है हाईएस्ट डोज से। कॉमन सेंस की बात है
कि कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन से ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब देयर इज समथिंग एल्स विच द स्टैटिन्स आर डूइंग, जिसकी वजह से ये रिस्क कम हो रहा है ना, नेचुरल। एंड इस बेनिफिट्स को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक बेनिफिट्स। और देयरफॉर so one more statement I want to make in favor of LDL cholesterol कि LDL is a culprit but it is not the only culprit। उससे कुछ रिडक्शन कम होगा, मतलब रिस्क रिडक्शन कम होगा, सारा रिडक्शन कम नहीं होगा। देयर इज वन मोर थिंग, सारे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट से कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम नहीं होती। देयर इज अ ड्रग कॉल्ड एजेटिमाइब, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, नियासिन, फिनोफिब्रेट, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल तो कम करते हैं लेकिन कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम नहीं करते। ऐसा क्यों? अगर कोलेस्ट्रॉल ही रिस्क है, अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही रिस्क है, तो जो भी चीज अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम कर रही है तो उसको कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी कम करना चाहिए ना। सो दैट मीन्स दैट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कॉजेटिव रिस्क फैक्टर, इट इज अ सरोगेट मार्कर। इट टेल्स यू अबाउट द रिस्क, इट टेल्स यू दैट देयर इज समथिंग बैड हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। और जो ड्रग्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम कर रही है वो उस बैड चीजों को भी कंट्रोल कर रही है, अपने जो स्टैटिन्स है वो। एंड बिकॉज ऑफ बेनिफिट ऑन दोज अदर बैड थिंग्स वी आर गेटिंग द बेनिफिट, नॉट बिकॉज ऑफ द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन। ऐसे और भी स्टोरीज हैं। सो ओके, a small animation. Sleeping with my shoes always gives me a headache. But weren't you drunk last night? वो आदमी शराब पी के घर आया और जूते पहन के सो गया और दूसरे दिन उसको हेडेक हुआ तो वो सोच रहा है जूते पहनकर सोने से हेडेक हो रहा है। एसोसिएशन। सो कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज मीन एसोसिएशन, कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज मीन कॉजेशन। एसोसिएशन हो सकता है कॉजेटिव रिस्क फैक्टर्स के लिए। आपने अगर एमबीबीएस के टेक्स्ट बुक याद हो तो कॉक्स पोस्टुलेट्स होते हैं। देयर आर 4 पोस्टुलेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ए कॉजेस बी। I'll not go into more details of that because Dr. Darshak is getting angry. I'll finish or you might be getting angry. ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। होमोसिस्टीन की भी स्टोरी है, ट्राइग्लिसराइड्स की स्टोरी है, यूरिक एसिड की स्टोरी है। जिन लोगों को इसके लेवल ज्यादा होते हैं उन लोगों को कार्डियोवास्कुलर रिस्क ज्यादा होती है, राइट? लेकिन ये रिस्क कम, अगर आप एलोपिरानोल देके यूरिक एसिड कम करो या फॉलिक एसिड, विटामिन B12 देके होमोसिस्टीन कम करो या कोई ड्रग देके ट्राइग्लिसराइड कम करो तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम नहीं होती। Therefore we say that these are not risk factors, these are surrogate markers. And remember, the most important line that I want to say from this is, the moral of the story is, you can kill the messenger but not the message. अगर आपके घर कोई आता है और धमकी देके जाता है कि मेरे बॉस ने बोला आपको मार देगा, तो उस आदमी को मार के काम नहीं खत्म होगा। You cannot kill the messenger and expect that the message is killed. You can kill the messenger, not the message. Try to understand the message and try to take action about that underlying message. Messenger तो सिर्फ खबर दे रहा है। Please understand this. And therefore, I'll come back to this. अगर ये माइलस्टोन दिखे तो प्लीज इसको आप इंदौर मत समझो, जब आपको ये दिखे तो समझना इंदौर आ गया है। थैंक यू वेरी मच। अगेन मैंने गाली भी याद आवे आनंद उम्र भर गाली केली भूल करता रहा भाई, शूज पहली ना आवे भाई, तो he was drunk last night. उम्र भर गाली दे भूल करता रहा, भूल की आईने पे वो चेहरा साफ करता रहा। तो we have another excellent speaker, Darshak sir. Please sir. जब मैं वीडियो को अटैच कर तो चार्जिंग के ना तो थैंक यू नाग में बोला HDMI सोर्स तो आज है ना केबल
2-3 महिन्यात लूज होतो हवे औषध काही Good evening, everyone. There was an excellent talk by Dr. Anand sir. It was really interesting stories, all the stories together. But today I will just have one small talk about the emergencies in gastroenterology, and just we'll start fast. So as we know that approximately it comprises 23% of all the emergency visits. So we can roughly say 1 in every 4 patient is a gastroenterology emergency. And being a medical gastroenterologist, we'll talk about the medical emergencies. We not consider surgical emergencies like acute abdomen here. So, am I audible? Yes. So, medical emergencies, there are many, but mainly 2 emergencies which face we in daily practice is GI bleed and GI foreign bodies. So, we start with the gastrointestinal bleeding, and as we know, it can be of 2 types, either in the form of acute upper GI bleed or the acute lower GI bleed. So, it can be, what will be the So when the patient comes, they can be either having hematemesis, that is bloody vomitus, or the melena, that is black tarry stool, and hematogasia, or just simply occurred stool test positive. And some patient will not have any bleeding history, but there will be simply signs of anemia and symptoms of anemia. So what is the core principle in management of GI bleed is the assessment and stabilization of the patient, and then we need to find out the source of the bleeding, stopping the active bleeding and preventing the recurrence of the bleeding. So whenever patient comes, we should classify the patient in 3 types, whether this patient is like minor, moderate, or the massive bleed. That depends on whether there is an alteration in hemodynamic status in the form of like tachycardia or hypotension or postural hypotension. And when patient comes with a minor bleed, we can consider is an OPD based patient, but moderate or severe patient is emergency treatment and hospitalization. So we start resuscitation with 2 large bore IV peripheral lines. We start normal saline or the finger leg test. Many people ask which fluid is better, either RL, NS. All fluids are equally good unless there is any specific requirement depending on the electrolytes. So either normal saline or RL, both are equally good. And we need to give PEG RBCs and the correction of the coagulative also. So and we need to localize the bleeding, either is the upper GI bleed or the lower GI bleed. That depends on the site of bleeding, and any site proximal to ligament of trees is upper GI bleed, and below the ligament of trees is the lower GI bleed. So these are the main causes for upper GI bleed, which include peptic ulcer disease, Mallory West here, varices, esophagitis, and malignancies. And minor causes all are like hemophilia, hemorrhagic gastropathy, aortic fistula, and all other post-procedure bleeds. So we start with the peptic ulcer disease, which can be classified on endoscopic visualization into class 1A, B, 2A, B, C, and 3. So here is the picture. We can simply see this is the 1A, which I can see simply blood is like coming like a jet. Well, this is a jet. This is the most severe and most dangerous type of bleeding. This patient needs urgent endoscopic correction. This is simply oozing of the blood. There is still bleeding, but it's not like this patient. It is very slow bleeding. It is not coming as a jet. In third patient, it is 2A, that is non-bleeding visible vessel. This is like a time bomb. It looks stable, non-bleeding, but anytime it can bleed and it can be a catastrophe. And this classification, we can see this is adherent clot. There is a clot formation overlying the lesion. We don't know what is underneath the lesion. So again, as soon as the clot is dislodged, there can be a torrential bleed. So these all 4 categories are serious patients and they need endoscopic treatment urgent basis. This is the, you can say, pigmented lesion. There is no sign of recent bleed, and this is already pigmented scar. This is a clean base ulcer. So these 2 patients can be treated on medical treatment without needing endoscopic interventions. So this is the same thing we are telling here, that endotherapy is needed for the patient with active spurting or oozing and non-bleeding visible vessels,
and endoscopy can be offered with patient with adherent clot, but endoscopy therapy should not be offered to the patient which has clean base ulcer or the pigmented spots. And endoscopy therapy, which for peptic ulcer disease we all have, that is thermal therapy. Thermal therapy in the form of bipolar probe, which is most commonly used, and mechanical therapy in the form of hemoclip and band ligation, and injection with epinephrine and polydorphin. These are the most commonly used things. Second common thing for upper GI bleed is a varices. We all know this varicose bleeding is again a very serious and life-threatening condition. You can see there is a bunch of grape-like appearance of this esophageal varices in lower esophagus, and this once starts bleeding, again it needs urgent endoscopic treatment. So whenever patient has endoscopic bleeding, suspected varicose bleeding, needs urgent endoscopy with medical treatment either with octreotide or terlipressin. And band ligation or sclerotherapy should be done and with medical treatment to be continued. Early rebleeding, again do endoscopy, and if not controlled by 2 settings of endoscopy, we may consider for TIPS or the surgery. TIPS is again that intervention radiology procedure where we directly put this graft between the IBC and the portal vein. So this blood is directly diverted from the portal vein to the IBC. So there is a drastic reduction in the portal pressure. This is one interesting cause we call as biliary waste tear, mainly seen in alcoholic patient, a patient with a pregnancy induced vomiting, they rage severely, and when there is an increase in intragastric pressure, this mucosa at the junction of stomach and esophagus gets tear, and there is a bleeding from this. But this, most of the patients with biliary waste have good outcome without any endotherapy. But if persistent bleeding is there, we can manage it with the hemoclip or the glue injection. So important patient comes when should be the endoscopy done for the patient with bleeding. So any patient with upper GI bleed, endoscopy should be done within 24 hours of presentation. But patient with clinical significant features like when there is a hypovolemic shock, hemoglobin less than 7 or requirement of more than 4 units of blood transfusion, we have to do endoscopy on emergency basis. That should be within 12 hours. So when we need surgery for patient, yes, when patient has a recurrent bleeding which is not controlled endoscopically, or when he or she needs more than 8 units of the blood, he should be referred for surgical treatment. Now we'll go fast to the lower GI bleed also. The lower GI bleed, again there are many causes. Most important are anorectal causes like hemorrhoid and fissure, which we see in daily practice commonly. Second important cause is a colitis. This can be maybe IBD or infection. Then comes a neoplasia, another vascular malformation and needlefoil and main important thing is upper GI bleed. Patient with hematochezia can be because of the upper GI bleed. When there is a massive upper GI bleed, blood doesn't get time to convert into the black color stool. It passes directly as a form of frank bloody PR. So when we don't find any cause in the colonoscopy, we should always consider doing upper GI scopy when there is a massive fall in hemoglobin. So active lower GI bleed, again the protocol remains the same. Should resuscitated should be followed by ruling out of the upper GI source, and most bleeding ceases spontaneously, but if not ceasing, then we need colonoscopy. But important message is no role of barium studies, because once you give barium or any kind of barium studies to the patient, it will get stick to the mucosa, and following that endoscopy will be difficult visualization of the mucosa. We may not be able to find out the source of the bleeding. So no role of barium studies in any bleeding patient. This is another interesting one cause is a diverticulosis. We can see there is outpouching of mucosa from all this colon, mainly common in sigmoids. And you can see this is a bleeding diverticulosis. This can be controlled with a hemoclip application or maybe in the form of glue injection. This is again important. It is a hemorrhoid and internal hemorrhoids. You can see this is again jet-like bleeding from the hemorrhoids. We put a band and bleeding is ceased. You can see this after post-procedure after 2 weeks. It was completely healed. This is another interesting case where we need a help of intervention radiology. Here we can see the CT angio, there is a leakage of the dye in the form near the hepatic flexure. And then this patient underwent intervention radiology guided coiling. Another is a radiation proctitis, again mostly commonly in patients with pelvic malignancy which needs radiation.
You can see the telangiectatic spots here, and which can bleed profusely. We can give formalin to this patient, and APC is needed for this patient, which is not controlled by formalin. Now we'll go to the next topic is gastrointestinal foreign bodies. Again, we can see that GI foreign body is a very common thing, and most common infection site is above the already pre-existing stricture in the adults. And in most common is the food particle for the adults, and for in case of children, coin and other toys are the most common particles. These factors we all know, these children and adolescents, and mentally handicapped patients or psychiatric ill patients, and abusers of illicit drugs or the alcohol. So these are the list of the commonly ingested foreign body, which includes coins, buttons, toys, fish bone, chicken bone, even dentures is a very common thing, wires, pins. And now we can see that many patients, which for the purpose of smuggling, they also take some drugs inside the pocket, like plastic pocket, they will swallow it and then it gets lodged there. So common sites for obstruction for GI foreign body, we start from the esophagus. The upper esophagus is the most common site, followed by the mid esophagus, then comes the duodenum, and finally the terminal ileum, which is the narrowest part of the GI tract. So symptoms can be in the form of odynophagia, dysphagia, chest pain, vomiting, or abdominal pain when that causes obstruction. So evaluation, main thing is the proper history, because many patients are asymptomatic initially when they swallow coin or something. When it causes obstruction or perforation, then symptoms develop. So proper history is the only tool. An assessment of sign of complication. Of course, radiology will be helpful for radio-opaque stones only. For barium studies are again contraindicated, because again they will make the visualization during endoscopy difficult thing. So role of endoscopy, if we consider, is a modality of choice for the diagnosis as well as the treatment. It should be performed for all impacted foreign bodies on emergency basis, and for non-impacted foreign bodies also it should be offered to all patients, because it can get stuck once it crosses the duodenum. It is beyond the reach of our endoscope, and then it can get infected and cause obstruction. So better to remove all foreign bodies. Here we have variety of foreign bodies. We have seen this is, you can see this bottle opener. This is a coin. This is again that I think scalpel. This is button batteries. This is denture. Here again the fish bone. This is sheath, and this is again denture, and this is soda bottle that opener. So whenever a patient comes, we have to select variety of the tools what we already have. Variety of forceps, baskets, magnetic forceps, and all this using we can remove the foreign bodies easily. So thank you. This was a very small topic. Sorry, ma'am? Yes, because it contains lithium, which can cause lithium toxicity. So any battery should be removed. Anyone want to ask me a question? Dr. Elias? Something about uric acid causing the uric acid and metabolism. Usually the question is, you have seen the uric acid is also one of the indicators of some underlying inflammatory process of the blood vessels. Some good tips, how it will damage and how it can be controlled. So uric acid, हम conventionally uric acid को xanthine oxidase metabolism के abnormality से देखते हैं, but that's not the only reason. In fact, majority of people जिनका uric acid ज़्यादा होता है, it happens because of insulin resistance. There are other clues. अगर आपको clue चाहिए, तो lipid profile कराओ, triglyceride to HDL ratio अगर 4 से ज़्यादा है, मतलब HDL 30-40 है और triglyceride 200 है, so it is more than 4. Is another clue for insulin resistance. इस पेशेंट को आप एलोपेरिनॉल या फेबुक्सोस्टैट मत दो, अगर सिर्फ लो कार्ब डाइट दो या डायबिटीज है तो मेटफॉर्मिन दो. इंसुलिन सेंसिटिविटी को अगर आप इंप्रूव करोगे तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा, एंड देन द कार्डियोवास्कुलर रिस्क विल इंप्रूव. लेकिन इस पेशेंट को अगर आपने एलोपेरिनॉल दिया तो यूरिक एसिड एज अ फिगर टेस्ट में तो कम आ जाएगा, लेकिन कार्डियोवास्कुलर रिस्क उससे कम नहीं होगा.
इनफैक्ट मेडिसिन की टेक्स्ट बुक में लिखा है लगी दैट एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया शुड नॉट बी ट्रीटेड बिकॉज इट मेक्स नो सेंस. अगर आपको गाउट है तो एलोपिरिनॉल शुड बी गिवन. हाउ शुड asymptomatic hyperuricemia be treated? By treating the underlying condition of insulin resistance, metabolic syndrome, obesity को अगर आप ट्रीट करो तो यूरिक एसिड अपने आप कम हो जाएगा, वरना सिर्फ वो रिपोर्ट में यूरिक एसिड को कम करके कोई फायदा नहीं है. Sometimes in our orthopedic practice, we are seeing that the uric acid level, though it is roughly around below 6 or around 5, then also symptomatic patient is a severe pain of the MTB joint. So I think so that is a symptomatic hyperuricemia. Yeah. That you should treat. No, not hyperuricemia, symptomatic, but uric acid level surprisingly will be in a normal range. But then that is not gout. That is non-gouty arthritis. Yeah. There's something else. Inflammatory arthritis is so common. After any viral infections, people do get reactive arthritis. Right. It's very, very common. And I think indomethacin, Any anti-inflammatory I think medicine. indomethacin is my clinical experience is the drug of choice in such a type of atypical single joint pain of the foot. सर acute gouty arthritis हाँ. में भी primary treatment हाँ, तो हाँ. NSAIDs ही है. हाँ. Allopurinol is for secondary prevention. Only Of for any gout. elevated It is for uric acid. prevention. हाँ. Yeah, exactly. In fact, acute episode में तो आप वो देते भी नहीं है. Exactly. So, हाँ कार्डियोलॉजी मेरा लिमिट मेरी कार्डियो सर. इधर मेरी लक्ष्मण रेखा है, उसके आगे मैं पैर नहीं रखता. Hello. Sir, can you throw some light more light on LDL cholesterol? Because now there is new study about that. There are two type of LDL, type 1 A or B. There are type A contain some large molecule, type B small that are more hard. सर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कोलेस्ट्रॉल पाथवे एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. लिवर में सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बनता है वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. वो एक लाइपोप्रोटीन है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स बहुत कम क्वांटिटी में, और वो पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, इसलिए उसके अंदर डेंसिटी बहुत कम है. जैसे जैसे वो छोटा होता जाता है, कोलेस्ट्रॉल और काइलोमाइक्रोन्स बहुत कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है और वो बहुत ज्यादा एथ्रोजेनिक, जैसे जैसे कॉम्पैक्ट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, वैसे वैसे वो ज्यादा एथ्रोजेनिक होता जाता है. सो सबसे पहले लिवर क्या बनाता है? VLDL. उसमें से बनता है IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. उसमें से काइलोमाइक्रोन्स कम होंगे, फिर बनेगा LDL, लो डेंसिटी, और उसके बाद बनते लास्ट विल बी HDL कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी. जब बहुत छोटा हो जाएगा और डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. ये बेसिकली जो एथ्रोजेनेसिटी है वो डिपेंड करती है कि कोलेस्ट्रॉल, ये LDL कोलेस्ट्रॉल, अच्छा मैंने जो आपको बात की कि आर्टरीज के वॉल्स में डिपॉजिट होता है या एडिपोज टिश्यू में, वो ऐसे ही घूमता घूमता नहीं जा सकता. वहां पर LDL रिसेप्टर्स होना चाहिए. अगर LDL को रीअपटेक भी करना है लिवर में और एलिमिनेट करना है तो उसके लिए लिवर के अंदर भी LDL रिसेप्टर्स होने चाहिए. जो आपने सुना होगा फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के पेशेंट्स दो तरह के होते हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस. उसके अंदर पेशेंट्स के पास LDL रिसेप्टर नहीं होता लिवर के अंदर, जिससे वो वापस रीअपटेक करके उसको एक्सक्रीट कर सके. सो ऐसे पेशेंट्स का LDL कोलेस्ट्रॉल हजार भी होता है. मैं यंगेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ बाईपास सर्जरी इज 9 years गर्ल with a 900 LDL cholesterol. It was of course familial hypercholesterolemia. मतलब ऐसा कुछ उसने खाया नहीं था उल्टा सीधा, but genetic. So basically all this depends on the density of the lipoprotein and it depends on the presence and the number of LDL receptors which are ready in the liver to reuptake and metabolize that. अगर इन दोनों में प्रॉब्लम होगी तो एथ्रोजेनेसिटी बढ़ेगी. तो मतलब does that satisfy your question? Thank you. Because I still see a question mark on your face. Only obese patients don't have hypercholesterol. No, there is no correlation. In fact, अभी एक नया कंसेप्ट आया कि जो लोग स्लिम होते हैं वो तो हेल्दी हैं. मतलब आई एम नॉट सेइंग अंडर नरिश्ड, बट BMI of 20 to 23 is fine. दूसरा एक्सट्रीम होता है ओबेसिटी. लेकिन सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली डैमेज्ड कौन से लोग होते हैं? जिनका बॉडी मास नॉर्मल होता है लेकिन उनका फैट परसेंटेज इन द बॉडी ज्यादा होता है. सी जो लोग ओवरऑल ओबीज हैं जैसे कि मैं, तो मेरे बॉडी में फैट भी ज्यादा है, प्रोटीन भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है.
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्लिम है ओवरऑल, उनका हाइट पर वेट रेशियो ज्यादा नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स 23, 24, 25 है, लेकिन बॉडी के कॉम्पोजिशन में मसल मास कम है, लीन बॉडी वेट कम है और फैट परसेंटेज ज्यादा है. दीज आर एट द हाईएस्ट कार्डियोवास्कुलर रिस्क. नंबर 2 पर आते हैं ओबीस और नंबर 3 पर आते हैं जो लीन अंडर वेट है और लीस्ट रिस्क इज नॉर्मल बीएमआई पीपल. सो थिन होके ज्यादा फैट होना सबसे ज्यादा नुकसानकारी है, क्योंकि उनके ओबेसिटी के कुछ फायदे भी होते हैं. यू नो व्हाई पीपल गेट फैट? ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल द बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन इट डिपॉजिट्स फैट. कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना, दैट इज द मैकेनिज्म. पीपल पुट ऑन वेट ड्यूरिंग स्ट्रेस ऑल्सो. द मैकेनिज्म इज थ्रू कॉर्टिसोल. And when they put on fat, it protects them from many things. Fat is not always bad, but those people who have normal body weight but have higher fat percentage, आप BACA करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इंटरनेट पे ऑनलाइन बॉडी फैट कैलकुलेटर भी है, जिसमें आप हाइट, वेट, नेक सरकमफ्रेंस, आर्म सरकमफ्रेंस और वेस्ट सरकमफ्रेंस उसमें एंटर करो तो वो बॉडी फैट कैलकुलेट करके देता है. आइडियली आपका बॉडी फैट परसेंटेज शुड बी लेस देन 20%. दैट इज आइडियल. 20, 22, 23 तक ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मुझे, और हमें अपना वो पता होना चाहिए. अगर वो पता नहीं है तो एक सिंपल फॉर्मूला है, आपकी जितनी आप हाइट चेक करो और वेस्ट चेक करो. योर वेस्ट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ हाइट. फॉर एग्जांपल अगर मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट मतलब कितने इंच हुए? 72 इंचेस. तो मेरी वेस्ट जो है वो 36 या उससे कम होनी चाहिए. अगर उससे कम है तो इसका मतलब कि फैट भी ठीक ही है. अगर वो ठीक नहीं है तो देन इट इज हाई, वी नीड टू कम डाउन. यस मैम, यू आर आस्किंग समथिंग. Yeah. Yeah, please. So the MCQ is like the patient has a hypertension of 220 by 150 something, and he's coming to the hospital and he also has AKI. Well, one person has that the patient has AKI too, acute kidney injury, and the other said that he has CKD. So the diagnosis would be hypertensive, emergency, urgency, or would it be like secondary hypertension due to CKD or AKI? सी ये दोनों चीजें अलग है. सी हाइपरटेंसिव, अर्जेंसी और इमरजेंसी ये इसलिए बनाई जाती है, मतलब क्लासिफाई किया गया है हाउ अर्जेंटली यू नीड टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. अगर पेशेंट्स को हाइपरटेंशन के साथ में एन्सेफेलोपैथी है, हाइपरटेंशन के साथ पैपिलिडीमा है, देन इट इज एन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. यू नीड टू इमीडिएटली ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर विद इन 4 आवर्स. अगर वो नहीं है तो आप 24 आवर्स में भी धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम कर सकते हो. नाउ वेदर हाइपरटेंशन इज प्राइमरी और सेकेंडरी, जस्ट दिस मच इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, बिकॉज हाइपरटेंशन कैन कॉज किडनी डैमेज एंड किडनी डैमेज कैन कॉज हाइपरटेंशन. सो ये बोथ वेज है. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रीकर्सर, कहां से शुरुआत हुई. So just based on your knowledge of having abnormal renal functions and uncontrolled hypertension is not good enough information for you to say. For example, hypertension में भी नेफ्रोपैथी होती है, प्रोटीन्यूरिया होता है और एंड स्टेज किडनी डिजीज होता है, और एंड स्टेज किडनी डिजीज में भी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है. We need to find out what started, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ. So सिर्फ इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आएगा, you don't wait to decide कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है. आप टारगेट ऑर्गन डैमेज है कि नहीं देखो, अगर है तो तुरंत बीपी कम करो, अगर नहीं है तो धीरे धीरे कम करो. व्हाटएवर, प्राइमरी सेकेंडरी बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे. यस मैम, थैंक यू. क्वेश्चन दर्शक શા માટે fine. So anyway, excellent talk. Thank you Anand bhai once again. Darshan bhai, thank you. We'll meet again soon inshallah. આપણું ઇલેક્શન છે 5 તારીખે, રિક્વેસ્ટ બધાને વોટ કરજો. થેન્ક યુ.